हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपनी सीटेट की जीएस की क्लासेस कर रहे थे और अब हम करेंगे उसके प्रैक्टिस सेट। सीटेट के लिए हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आज प्रैक्टिस सेट 1 है, हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है और इसमें हम ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या आपकी पॉसिबिलिटीज हैं एग्जाम में पूछने की, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पर इन प्रैक्टिस सेट्स में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास इसी उम्मीद के साथ कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नवपाषाण युग की शुरुआत हुई है। नवपाषाण युग की शुरुआत आपकी कब हुई? 10,000 साल पहले। नेक्स्ट है आपका 12,000 साल पहले। नेक्स्ट आपका 20,000 साल पहले। नेक्स्ट है आपका 1,00,000 साल पहले। तो नवपाषाण युग की शुरुआत हुई थी आपकी 10,000 साल पहले। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नवपाषाण युग की शुरुआत जो हुई थी वो आपके 10,000 साल पहले हुई थी। तो ऑप्शन ए लगाएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन तमिल रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। जो प्राचीन तमिल रचनाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? संगम साहित्य उनको कहा जाता है। अब ये जो प्राचीन तमिल रचनाएं हैं इनको संगम साहित्य तो कहा जाता है, लेकिन इनको संगम क्यों कहा जाता है? इन्हें संगम किस लिए कहा गया? कवियों का सम्मेलन होने के कारण। नेक्स्ट है आपका राजाओं का सम्मेलन होने के कारण। नेक्स्ट है आपका व्यापारियों का सम्मेलन होने के कारण। या नेक्स्ट है आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन तमिल रचनाओं को संगम साहित्य इसलिए कहा गया कवियों का सम्मेलन होने के कारण। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। प्राचीन तमिल रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है और इनको संगम इसलिए कहा गया कवियों का सम्मेलन होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, शेर खान यानी कि शेर शाह ने हुमायूं को 2 युद्धों में हराया था। शेर शाह ने हुमायूं को 2 युद्ध में हराया था। कौन कौन से युद्ध थे वो? चौसा एवं कन्नौज, सरहिंद एवं गोड़। नेक्स्ट है आपका कन्नौज एवं सरेपुल। और नेक्स्ट है आपका चौसा व सरहिंद। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, चौसा और आपके कन्नौज। शेर शाह ने हुमायूं को आपके चौसा और कन्नौज का जो युद्ध था इन दोनों युद्धों में पराजित किया था शेर शाह ने हुमायूं को। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, शेर खान यानी कि शेरशाह ने हुमायूं को चौसा और कन्नौज के युद्धों में पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 सूचियां दे रखी हैं, उन्हें आपको सुमेलित यहाँ पर करना है। तो दीवानी आपकी किससे संबंधित है? दीवानी आपके भू राजस्व वसूल करने का अधिकार है। शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? शेर ए मैसूर कहा जाता है आपके टीपू सुल्तान को। रानी चेन्नम्मा ने आपके अंग्रेजी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। और सिपाही आपका और सिपाही से संबंधित है आपका सिपोय। दीवानी आपके मुराद से वसूल करने का अधिकार। शेरे मसूर कहा जाता था आपके टीपू सुल्तान को। और रानी चेन्नम्मा ने आपके अंग्रेजी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। और सिपाही से क्या संबंधित है? आपके सिपाही से संबंधित है सिपोय। तो करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे यहाँ पर आप? ऑप्शन बी लगाएंगे करेक्ट आंसर। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, सन 1857 के विद्रोह के पश्चात क्या नहीं हुआ था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके पश्चात इन घटनाओं में से कौन सी घटना घटित नहीं हुई थी? कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चले गए। एक सलाहकारी संस्था इंडिया काउंसिल की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट है आपका, सेना में अवध के लोगों को वरीयता दी गई। और नेक्स्ट है आपका, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। सेना में अवध के लोगों को वरीयता दी गई।
1857 का जो विद्रोह था उसके बाद आपके सेना में अवध के लोगों को वरीयता दी गई। ये आपके यहाँ पर नहीं हुआ था 1857 के विद्रोह के पश्चात। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है तो नेक्स्ट है हमारा क्षुद्र ग्रहीय कटिबंध निम्नलिखित में से किसके बीच है। तो क्षुद्र ग्रहीय जो कटिबंध है ये आपके किसके बीच में है, मंगल और बृहस्पति के, पृथ्वी और मंगल के, बृहस्पति और शनि के, शनि और यूरेनस के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, करेक्ट आंसर लगाएंगे आप क्षुद्र ग्रहीय कटिबंध जो है ये आपके किन किन ग्रहों के बीच है, तो ये आपके मंगल और बृहस्पति के बीच है। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्षुद्र ग्रहीय कटिबंध जो है ये आपके मंगल और बृहस्पति जो ग्रह है इनके बीच में अवस्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, कर्क रेखा और मकर रेखा का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपका उष्ण कटिबंध। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंध। तो करेक्ट आंसर लगाएंगे यहाँ पर आप अपना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लोयस का पठार कैसा है। तो लोयस का जो पठार है वो आपके कैसा है, हिमानीकृत है, जलकृत है, पवनकृत है, या आपका नवीकृत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, लोयस का पठार कैसा पठार है आपका, लोयस का पठार है आपका पवनकृत। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। लोयस का पठार कैसा पठार है, लोयस का पठार है आपका पवनकृत पठार। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आप लगाएंगे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्षोभ मंडल में तापमान। क्षोभ मंडल में आपके तापमान जो होता है ये ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, क्षोभ मंडल में तापमान जो होगा ये आपके क्षोभ मंडल में तापमान आपकी ऊंचाई के साथ घटेगा। तो करेक्ट आंसर लगाएंगे यहाँ पर आप ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटेगा। जितनी ऊंचाई आपकी बढ़ती जाएगी उतना तापमान आपका घटता जाएगा क्षोभ मंडल में। तो करेक्ट आंसर लगाएंगे यहाँ पर आप अपना ऑप्शन ए, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है। तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। सिंहभूम जो है जो आपके झारखंड में है ये आपके लौह अयस्क से संबंधित है। रानीगंज जो कि आपके पश्चिम बंगाल में है ये आपके कोयला से संबंधित है। कटनी जो आपके मध्य प्रदेश में है ये आपके सीमेंट उद्योग से संबंधित है। गुंटूर जो आपके कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, ये आपके किससे संबंधित है, चूड़ियों का जो उद्योग है चूड़ियों से ये आपके संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताने की कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुंटूर आपका चूड़ियों से संबंधित नहीं है। सिंहभूम जो आपके झारखंड में ये आपके लोअर सक से संबंधित है। रानीगंज जो आपके पश्चिम बंगाल में है ये आपके कोयले से संबंधित है। कटनी मध्य प्रदेश में आपके सीमेंट उद्योग से संबंधित है। लेकिन जो आपका गुंटूर है जो कि आपके आंध्र प्रदेश में है ये चूड़ियों के उद्योग से संबंधित नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा का कारण है। अम्लीय वर्षा यानी कि जो एसिडिक रेन होती है उसका कारण क्या होता है। तो अम्लीय वर्षा यानी कि एसिडिक रेन का कारण है आपका एसिडिक रेन। एसिडिक रेन का क्या कारण है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बोरोन ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, या आपके फ्लोरीन के ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका
अम्लीय वर्षा एसिडिक रेन के कारण है आपके सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अम्लीय वर्षा यानी कि आपके एसिडिक रेन के कारण आपके सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का क्या नाम है। जो आपके ध्वनि ऊर्जा यानी कि आपकी साउंड एनर्जी जो होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित करने वाले यंत्र का क्या नाम है। एम्पलीफायर, अलापक, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है माइक्रोफोन और नेक्स्ट है आपका प्रेषित। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा यंत्र है जो आपका साउंड एनर्जी यानी कि ध्वनि ऊर्जा को आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि आपकी वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आपकी ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोफोन आपकी साउंड एनर्जी को, ध्वनि ऊर्जा जो है उसको आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है। आपके दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनेगा, कैसा चित्र बनेगा रेटिना पर, वह वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा होता है। नेक्स्ट आपका वह वस्तु से छोटा होता है, वह आपके सीधा होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है, वह वस्तु के बराबर होता है, वह सीधा होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनेगा वो आपके वस्तु से छोटा होगा और आपके उल्टा होगा। यानी कि जो आपकी रेटिना पर इमेज बनती है वो आपके ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, आपकी वस्तु से छोटी होगी और वो आपकी उल्टी होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनेगा वह वस्तु से छोटा और उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव उपचारण से तात्पर्य है। जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है, जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थ का निष्कारण। नेक्स्ट है आपका रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण। नेक्स्ट है आपका शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान। तो करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे यहाँ पर आप फटाफट बताएंगे। तो जैव उपचारण से तात्पर्य है आपका जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कारण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए लगाएंगे करेक्ट आंसर। जैव उपचारण से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कारण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नीली क्रांति का संबंध है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, नील की कृषि से, मधुमक्खी पालन से, नेक्स्ट है आपका मुर्गी पालन से और नेक्स्ट है आपका मत्स्य पालन से। तो करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे, बहुत इजी, आपका बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। तो आपको पता है नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो करेक्ट आंसर बताएंगे, अपना करेक्ट आंसर आप बताएंगे सभी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, नीली क्रांति का संबंध है आपके मत्स्य पालन से। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य पालन से है। बहुत इजी क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। भारतीय संविधान जो है ये आपकी किसके द्वारा स्वीकृत है, सभी संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा या भारत की जनता द्वारा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, जो भारतीय संविधान है ये किसके द्वारा स्वीकृत है। तो भारतीय संविधान स्वीकृत है आपके भारत की जनता द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है, भारत की जनता द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है
भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में जो मताधिकार और आपके निर्वाचित होने का अधिकार है, ये कैसा अधिकार है? आपके संवैधानिक अधिकार है, या आपका मूल अधिकार है, या आपका विधिक अधिकार है, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो भारत में आपके मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है, ये आपका एक संवैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है आपका? संवैधानिक अधिकार है। करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? मौलिक अधिकारों में आपके किस चीज की स्वतंत्रता नहीं दी गई है? हड़ताल करने की आजादी। नेक्स्ट है आपका विचार व्यक्त करने की आजादी। नेक्स्ट है शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आजादी, या नेक्स्ट है आपका धरना देने की आजादी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका मौलिक अधिकारों में किस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, हड़ताल करने की आजादी। मौलिक अधिकारों में आपके हड़ताल करने की आजादी नहीं है, बाकी आपके विचार व्यक्त करने की आजादी है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आजादी है और आपके धरना देने की भी आजादी है, लेकिन आपके हड़ताल करने की आजादी मौलिक अधिकारों में नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री आपके मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता, यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। नेक्स्ट क्या है आपका? वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। और नेक्स्ट क्या है आपका? वह काम चलाऊ रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो। एक मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपके मतदान क्यों नहीं कर सकता? किन कंडीशन में आपका मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकता? तो वो मतदान तब नहीं कर सकता जब वो आपके राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है। संसद की मंजूरी से आपके राष्ट्रीय आपातकाल जो है, ये आपके कितने टाइम तक प्रभावी रह सकता है? अधिक से अधिक 1 वर्ष, अधिक से अधिक 3 वर्ष, अधिक से अधिक 6 माह, या आपके अनिश्चित काल तक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, अनिश्चित काल तक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल आपके अनिश्चित काल तक प्रभावी रह सकता है। तो ऑप्शन डी लगाएंगे यहाँ पर आप करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो कौन सा वर्ग है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? लेनदार है, लेनदार वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, या वास्तविक परिसंपत्तियों के धारक हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? कौन सा वर्ग है जिससे आप जिसमें आपके जिसे आपके मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लेनदार वर्ग। लेनदार वर्ग वह वर्ग है जिससे आपके मुद्रास्फीति के कारण जिसको सबसे अधिक हानि होती है। तो करेक्ट आंसर लगाएंगे यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, लेनदार वर्ग को सबसे अधिक हानि होगी मुद्रास्फीति के कारण। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में प्रति व्यक्ति आय कम रही है। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम रही है, उसका कारण क्या है? जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कीमतों में वृद्धि के कारण, नेक्स्ट है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोगों के निवास के कारण,
या आपके क्षेत्रीय असंतुलन के कारण। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, भारत में प्रति व्यक्ति आय कम रही है, इसका कारण क्या होगा? इसका कारण है आपकी जनसंख्या में वृद्धि। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम रही है जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, कराधान और सरकारी खर्च नीति को किसके अंतर्गत यहाँ पर रखा जाता है? तो कराधान और सरकारी खर्च नीति को डैश के अंतर्गत रखा जाता है, व्यापारिक नीति के, बजट नीति के, बजट के, या राजकोषीय नीति के, या आपके मौद्रिक नीति के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, कराधान और सरकारी खर्च को रखा जाता है आपकी राजकोषीय नीति के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपको ऑप्शन सी, कराधान और सरकारी खर्च नीति को राजकोषीय नीति के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर लगाएंगे करेक्ट आंसर। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं होती है। मानव विकास सूचकांक में आपके क्या सम्मिलित नहीं होती? राष्ट्रीय आय, शिक्षा का स्तर, जीवन संभाव्यता, या आपके गरीबी रेखा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, मानव विकास सूचकांक में जो आपके शामिल नहीं होता वो है आपका गरीबी रेखा। गरीबी रेखा को मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपको, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी यहाँ पर लगाएंगे करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। मानव विकास सूचकांक में आपके गरीबी रेखा को सम्मिलित नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो आपके असमानता घटाने का उपाय नहीं है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण है, करारोपण है, या आपका भूमि सुधार है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, असमानता घटाने का उपाय कौन सा नहीं है आपका? तो ये है आपका अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, अर्थव्यवस्था असमानता घटाने का उपाय आपका अर्थव्यवस्था का उदारीकरण नहीं है। बाकी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, करारोपण और भूमि सुधार ये आपके असमानता घटाने के उपाय हैं। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपको ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सामाजिक अध्ययन विषय निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका ये सामाजिक अध्ययन जो है, सामाजिक अध्ययन विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? ज्ञान एक इकाई है, ज्ञान समाज का आधार है, ज्ञानहीन मानव सामाजिक नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन ए, ज्ञान एक इकाई है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। सामाजिक अध्ययन विषय जो है ये आपके ज्ञान एक इकाई है, इस सिद्धांत पर ये आपका आधारित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक विधि दोष पाठ्य पुस्तक विधि का एक दोष नहीं है? यह छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं होता, यह विधि शिक्षण के सूत्रों जैसे सरल से कठिन की ओर आदि की उपेक्षा करती है। नेक्स्ट है, इसके द्वारा छात्रों में रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका, इसके द्वारा कक्षा का वातावरण उल्लासपूर्ण व रुचिकर हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे यहाँ पर आप, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसके द्वारा कक्षा का वातावरण उल्लासपूर्ण व आपके रुचिकर हो जाता है। पाठ्य पुस्तक विधि का कौन सा दोष नहीं है? ये आपका ऑप्शन डी, इसके द्वारा कक्षा का वातावरण उल्लासपूर्ण व रुचिकर यहाँ पर हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन डी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान विषय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है आपका, सामाजिक विज्ञान में आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रों से सामग्री ग्रहण की जाती है। नेक्स्ट है आपका, सामाजिक विज्ञान के प्रकरण किसी एक विषय से संबंधित होते हैं।
नेक्स्ट है आपका सामाजिक विज्ञान बच्चों में सामाजिक व्यवहार के लिए उपयोगी एवं लाभदायक है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की शिक्षा से सामाजिकता लाने पर बल दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, कौन सा सामाजिक विज्ञान के विषय में यहाँ पर के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के प्रकरण किसी एक विषय से संबंधित होते हैं। ये आपका कथन जो है ये सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में गलत है कि सामाजिक विज्ञान के प्रकरण किसी एक विषय से संबंधित होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सामाजिक विज्ञान के प्रकरण किसी एक विषय से संबंधित होते हैं, ये आपका गलत है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट है निम्न में से समस्या समाधान विधि का गुण क्या है। तो समस्या समाधान विधि का कौन सा गुण है आपका, इस विधि से छात्र भावी जीवन की समस्याओं का हल सीखते हैं। नेक्स्ट है आपका इस विधि से छात्रों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। नेक्स्ट है इस विधि से छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित, यह है इस विधि से छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इस विधि से छात्र भावी जीवन की समस्याओं का हल सीखते हैं। समस्या समाधान विधि का गुण क्या है आपका, इस विधि से छात्र भावी जीवन की समस्याओं का हल सीखते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में परिवीक्षित विधि का दोष है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में जो आपके परिवीक्षित विधि है उसका क्या दोष है, इसमें समय अधिक लगता है, अतः एक कालांश अपर्याप्त होता है। नेक्स्ट है आपका यह विधि वह साध्य है, इसमें शिक्षकों को श्रम अधिक करना पड़ता है, या ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। परिवीक्षित विधि में आपके क्या क्या दोष हैं, इसमें अधिक समय लगता है, तो इसके लिए आपका एक कालांश जो होता है ये अपर्याप्त होता है। और नेक्स्ट जो है आपका यह विधि वह साध्य है, ये भी इसका दोष है। और इसमें शिक्षकों को अधिक श्रम करना पड़ता है, इसमें शिक्षकों को श्रम अधिक करना पड़ता है, ये भी इसका दोष है। तो ये सभी इसके दोष हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन डी लगाएंगे करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर फाइनली हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। तो आपको बताना है कि कितना स्कोर यहाँ पर आपका होता है, मतलब आपने कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितना आप यहाँ पर स्कोर कर पा रहे हैं। तो लाइक जरूर करना आज के प्रैक्टिस सेट को, और कमेंट कर जरूर बताना कैसा था आज का प्रैक्टिस सेट। लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ, और आई होप मैं आपके लिए इससे भी अच्छे क्वेश्चंस वहां पर सेलेक्ट कर पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।